नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज देश दुनिया में मुद्दे की बात जो है वो यही है कि अमेरिका में फिर एक बार अमेरिका में ट्रंप सरकार जो बनी है उस पर आज देश दुनिया में चर्चा हो रही है कि आखिरकार देश दुनिया पर इसका असर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच लगातार एक कड़ी कांटे की टक्कर देखी गई और आखिरकार फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार अमेरिका में रिपीट हुई है। ऐसा अमेरिका के इतिहास में अमूमन होता नहीं है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने हैं और 47वें राष्ट्रपति बनने के साथ ही उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में सुनहरा दौर शुरू होगा। यानी कि अमेरिका में अब तक ठीक नहीं चल रहा था। 2020 में जो बाइडेन ने उन्हें हरा दिया था, उससे पहले 2016 में भी ट्रंप जो थे वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के और उस वक्त काफी कुछ हुआ भी था अमेरिका में। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी पूरे दुनिया पर असर पड़ता है। दुनिया के सभी देशों पर अमेरिका का एक सीधा सीधा कहीं ना कहीं प्रभाव देखने मिलता है। उस तरह का शक्तिशाली देश है और इस शक्तिशाली देश में जब राष्ट्रपति बने हैं तब देश दुनिया में चर्चा होना लाजमी है। ट्रंप सरकार जो रिपीट हुई है 4 साल 5 साल के बाद फिर एक बार जब ट्रंप सरकार अमेरिका में काबिज होने जा रही है तब क्या असर होगा देश दुनिया पर, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिरन कोटेक जी जुड़े हैं। हिरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से पराग पंचाल जी जुड़े हैं। पराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोनों मेहमानों की एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं कि आखिरकार जो ट्रंप सरकार अमेरिका में काबिज होने जा रही है, कमला हैरिस को हराकर जो लाल सुनामी अमेरिका में आई है, उस पर क्या सोचते हैं भारत के राजनीतिक दल। सबसे पहले, क्योंकि सत्ता पर काबिज पार्टी है गुजरात में भी और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता हिरेन जी हमारे साथ है। हिरेन जी, क्या मानते हैं आप, देश दुनिया पर क्या असर होगा राष्ट्रपति ट्रंप के बनने के बाद? मयूरिका, देखिए, ये चुनाव जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और एक ऐसी स्थिति में ये चुनाव हुआ है जहां विश्व में कुछ अशांति की घटनाएं हम देख रहे थे। जैसे कि युद्ध की स्थिति, हम यूक्रेन की बात करें, रशिया की बात करें, इजराइल की बात करें, और बहुत जगह पर तनाव चल रहा था। उसी समय ये चुनाव आए हैं और इस चुनाव के दौरान जिस तरह से हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फिर से मजबूत बनेगा, ये उनका नारा था। और ये फिर से मजबूत की स्थिति को उन्होंने इस तरह से दर्शाया था कि जो बाइडेन की सरकार में जिस तरह से अनिश्चितताएं थी और जो दुनिया पर हमेशा पकड़ होती थी अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं कम पड़ती दिखाई दे रही थी। उसी स्थिति में ये डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना था कि ये अमेरिका को फिर से मजबूत करना है। और इस तरह से आज जब उनका नाम प्रेसिडेंट के तौर पर डिक्लेयर हुआ है तो उनकी पार्टी और उन सबको बधाई देते हैं हम, और आशा करते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध जो है वो ज्यादा मजबूत होंगे। भारत के साथ संबंध मजबूत होंगे ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने भी एक खास कार्यक्रम रखा था, वेलकम ट्रंप करके। अहमदाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जो है बिल्कुल। कहीं ना कहीं सभी देशों के राष्ट्रपति और जो भी लोग होते हैं उनसे नजदीकी रिश्ते बनाने में सफल रहे हैं। और ऐसे में भारत को कितनी सफलता मिलती है, कितना फायदा पहुंचता है, उस पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। हिरन जी, आपने कहा कि भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन दुनिया में जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं युद्ध की नौबत की ओर आ रहा है। रूस यूक्रेन का तो चल ही रहा था, इजराइल ईरान में भी जंग छिड़ी हुई है। तो ऐसे माहौल में क्या शांति बनाने में कोई महत्वपूर्ण सहायता मिल पाएगी? क्योंकि आज जब ट्रंप राष्ट्रपति बने उन्होंने कहा है कि आतंक को हम देश दुनिया से खत्म करेंगे। क्या उम्मीद लगाते हैं ट्रंप सरकार से? देखिए, देश दुनिया में शांति की बात करें या फिर आतंक की बात करें, तो जो उन्होंने कहा है टेररिज्म, तो टेररिज्म इसी जो है वो सिर्फ अमेरिका या भारत या अन्य किसी देश की बात नहीं है, पूरे विश्व के लिए एक खतरा, या फिर आप कहें कि एक लाल बत्ती बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो टेररिज्म को हटाने में अमेरिका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है। और उन्होंने जिस तरह से काम किया है, अमेरिका को आज सुरक्षित किया है, उनके शासन में ये हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि बाइडेन साहब के शासन में कोई तकलीफें थी या फिर ऐसी, लेकिन बाइडेन साहब के शासन में निर्णय लेने वाली जो बात थी, उसमें डिसीजन मेकिंग में कहीं न कहीं वो कहीं कम पड़ते दिखाई दे रहे थे, कहीं वीक पड़ते दिखाई दे रहे थे, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन इस स्थिति में अलग शासक, यानी जो प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जो भी डिसीजन लिए वो बड़ी मजबूती से लिए। उस डिसीजन के हिसाब से अगर उनकी बात करें
तो वो स्ट्रांगली ब्लैक एंड व्हाइट में हमेशा बात करते हैं। जब भी बात करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में बात करेंगे। उन्होंने क्लियर कहा है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कहीं न कहीं परोक्ष भूमिका में अमेरिका रहा है। लेकिन अमेरिका को इस मामले में सहना भी बहुत पड़ा है। यानी कि अमेरिकी खजाने से बहुत सारा धन जो है, धनराशि जो है, वो इसमें लगती है। तो वो अमेरिकनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, सेंसिटिव टॉपिक रहा है, क्योंकि अमेरिकनों का ये कहना है कि टैक्स पेयर हम हैं, हमारे पैसे से अगर दूसरे देशों के युद्ध में हमें पार्टिसिपेट करना पड़े, तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात नहीं है। अगर उसके इम्पैक्ट अच्छे अमेरिका के लिए हो रहे हो, तो वो भी एक सोचने वाली बात होगी। इस हिसाब से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा रहता है और कहीं न कहीं वो अमेरिका की अपनी और अमेरिका दूसरे देशों की भी भलाई के लिए ये काम करता रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के और अमेरिका के रिश्ते जो है, वो हुँ, ना सिर्फ़ एक व्यक्ति की बात करें, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से उस रिश्तों को एक तरह से आगे बढ़ाया है, तो वो स्थिति में हम आ चुके हैं कि आज भारत को मध्यस्थी के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ज़ेलेंस्की साहब की बात करें या फिर पुतिन साहब की बात करें, तो उनसे भी भेंट करके जिस तरह से एक समतोल जो स्थिति बनाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने, वो स्थिति आज दुनिया भर में लोग जानते हैं। एक समय था जब अमेरिका को मध्यस्थी के लिए बोला जाता था, आज भारत को भी बोला जा रहा है, तो वो एक अमेरिका के साथ तालमेल बना के तो चलने वाली मध्यस्थ बात हो कोई गई। नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, वो दोनों देशों के नेताओं से मिलते ज़रूर हैं, लेकिन कोई बात नहीं हुई है। चलिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से पराग जी जुड़े हुए हैं। पराग जी, आपका क्या मानना है? जो भारतीय जनता पार्टी ये तो कह रही है कि संबंध और मजबूत होंगे, क्या जो बाइडेन के साथ संबंध मजबूत नहीं थे? वहाँ भी तो गले मिलकर बातें हो ही रही थी। डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, वो थोड़े से राइट विंग वाले हैं और जब हादसा अभी-अभी टोरंटो के सभा मंदिर में जो हुआ, उसमें सड़े हुए अंदर जो हिंदू लड़के के हिसाब से उन्होंने ट्वीट किया, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भारतीय लोग मूल के लोग कनाडा में है, अमेरिका में है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीति जो है बड़ी अच्छी रहेगी। हालाँकि जो हमारी जो सरकार है, हमारी विदेश नीति है, वो अस्पष्ट रही है। वो क्वाड ग्रुप में भी जाती है और ब्रिक्स में भी जाती है। आज हमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो कंसर्न जो है हमारा, वो डिफेंस से है रिलेटेड और सबसे ज़्यादा उसमें जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी एयरफोर्स की जो ताकत घट रही है, उसके हिसाब से हम जो स्वदेशी जो फाइटर जेट्स बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, 83 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था फाइटर जेट्स बनाने का और आज आज प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसके इंजन नहीं है। इसके इंजन जो है वो बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए हमारी जो बातचीत बाइडेन सरकार के समय में जो चल रही थी उसमें वो लोग पूरी तरह से हमको सहयोग नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ट्रम्प साहब आने के बाद मुझे लगता है कि इसमें सहयोग मिलेगा। तो हमारे जो तेजस MK1A, MK2 और AMCA के लिए जो इंजन्स जो चाहिए 110 किलो न्यूटन से लेकर 90 किलो न्यूटन वॉट्स के, वो हमें शायद वो TOT टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में शायद हमें सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये मिलने के बाद हमारी एयरफोर्स मजबूत होगी। हमारे पास भी चाइना की तरफ 4.5 एंड 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट अगले 10 साल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। शायद हमें 10 साल के अंदर कुछ जो 5th श्रेणी के जो 5th जनरेशन के फाइटर्स अमेरिका के F-35 है, वो भी हमारे बेड़े में आसानी से हमें देखने मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि ट्रम्प साहब के आ जाने के बाद जो चाइना ने हमारे चारों तरफ दबाव बना के रखा है, पिछले 10 साल में हमने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चाइना के सामने हमने खो दी है। हालांकि हमारे वहाँ मोदी साहब और उसकी रिजिम दावा ये करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सोनम वांगचुक के लेके यहाँ अभी एक हमारे जो जनरल थे वो खुद कबूल कर चुके हैं कि हमने कहीं ऐसे जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो खो दिए हैं। ये सब ट्रम्प साहब आने के बाद चाइना पर थोड़ा दबाव बनेगा, लेकिन हमें हमारी नीति जो है स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, पूरी तरह वहां इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर क्वाड में जाना चाहते हैं। क्योंकि जो जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का वॉर चला, उसके बाद
देखिए आपकी हमास और इजराइल का जो वॉर, उसका दूसरा ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ईरान ईरान की कॉन्फ्लिक्ट, अगर ईरान पे कोई हमला होता है तो ईरान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। ईरान पर अटैक होता है, अगर ईरान बर्बाद होता है तो हमारे लिए काफी नुकसान होता है। तो ये भी ट्रम्प साहब आने के बाद दोनों दोनों जो फ्रंट है, रशिया और यूक्रेन वाला और ये इजराइल वाला, वहाँ वहाँ थोड़ी सी नमी आएगी, वो वॉर बंद हो सकता है और एक बार फिर से व्यापार पूरी दुनिया में चल सकता है। तो ट्रम्प साहब आने के बाद मुझे लगता है कि जो व्यापारी वर्ग है उधर का, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है अमेरिका का, और उसका फायदा हमेशा कनाडा को भी होता है, वो भी अब खुश है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक अच्छे संकेत जाएंगे। चलिए, दुनिया को एक अच्छे संकेत मिलेंगे, ये मान रहे हैं भारत के राजनीतिक दल, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि सब देशों पर अलग-अलग रूप से अमेरिका का प्रभुत्व रहता है, लेकिन जो बाइडेन कहीं न कहीं थोड़े कमजोर जरूर पड़ रहे थे, जो सब स्वीकार कर रहे थे। कमला हैरिस को भी एक रेस का अच्छा घोड़ा माना जा रहा था, लेकिन कमला हैरिस क्यों पिछड़ गई, ये सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है, तो मेहमानों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। हिरन जी, कमला हैरिस कहाँ चूक कर गई कि डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार बाजी मार गए? देखिए, कमला हैरिस का एक तो हम देख ले, रिप्लेसमेंट ऑफ बाइडेन है, और दूसरा एक अगर पहलू देखा जाए तो इस चुनाव में कमला हैरिस ने कांटे की टक्कर दी है डोनाल्ड ट्रंप को। और हम इसे उन्हें इतना कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो सीटें मिली है उनको, जो लोगों का जो जो प्यार मिला है, वो वाकई में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट हवा है। चल रही थी कि कमला और हैरिस जीत महिलाओं जाएगी, की, भारत में तो काफी ये हवा थी कि कमला हैरिस जीत सकती हैं। बिल्कुल, ये जीतने की उनकी पूरी संभावना भी देखी जा रही थी। अगर वर्जीनिया, जो रिचेस्ट स्टेट है अमेरिका का, वहां की बात करें तो वहां उन्होंने बहुत अच्छी बढ़त मिली उनको। और इस तरह से उन्होंने अपना एक जो जो डेमोस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा किया है। इसलिए अगर कमला हैरिस की बात करें तो उनके हारने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं उनका रिप्लेसमेंट, और दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो कमला हैरिस की जो एक्सपीरियंस है उनका, वो एक्सपीरियंस एज ए प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं होने के कारण कहीं न कहीं लोगों ने उनके सामने, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का एक्सपीरियंस और डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों को कंपेयर किया जा चुका है। तो अमेरिका में उसी के रिजल्ट हमने देखे हैं। अमेरिका में इसी का रिजल्ट देखा गया है और इसीलिए कमला हैरिस की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को पसंद किया गया है। अमेरिका ने क्या सोचकर वोट किया होगा, ये भी मैं जरूर पूछना चाहूंगी। पराग जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की ओर से। सर, अमेरिका के जो मुद्दे हैं वो किस तरह के हैं और क्या सोचकर अमेरिका के लोगों ने फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान सौंपी है, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है? जी मयूरिका जी, जैसे हमारे वहाँ भी मुद्दे होते हैं, राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, और राष्ट्र की आजू बाजू हमारी विदेश नीति कैसी रहेगी वो भी मुद्दे होते हैं। अमेरिका में भी दो प्रकार के मुद्दे रहते हैं हमेशा। राष्ट्र के मुद्दे रहते हैं, नीति विषयक मुद्दे रहते हैं, और विदेश नीति के मुद्दे रहते हैं। हम सबको पता है कि पिछले 3 साल से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। उसमें अमेरिका जो है वो नाटो देशों के साथ रहकर यूक्रेन को अरबों अरबों डॉलर की मदद कर रहा है। उसके बाद भी रशिया को आज मुखी खानी नहीं पड़ी है, रशिया थोड़ा बहुत भी पीछे नहीं हटा है। तो लोगों को ये, वहाँ के लोगों को ये लगता है कि भाई ये जब जो जहाँ भी दुनिया में कहीं भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होती है, हम क्यों कूद पड़ते हैं, हम अपने टैक्स का पैसा वहाँ क्यों गवाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ट्रम्प साहब ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो जो रेफ्यूजी है, बाहर के लोग यहाँ आए हुए हैं, वो जो नीति है वो मैं बदलूंगा। और जो लोग इलीगल आ जाते हैं, जो मैक्सिको से आते हैं, या हमारे देश से, भारत से भी आते हैं, चाइना से आते हैं, उन लोगों के लिए जो नीति है वो मैं बदलूंगा। और स्वदेशी फर्स्ट, वहाँ यहाँ के लोगों को, अमेरिकन लोगों को पहले धंधा रोजगार मिले, उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा। और चाइना से जो डंपिंग होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स पूरे अमेरिका में 70% होती है, तो वहां से लगभग 60 से 70% ऐसी कंपनियां होगी जिसके ऊपर अब एंटी डंपिंग ड्यूटी ट्रम्प साहब की जो गवर्नेंस है उसके द्वारा लगाई जाएगी। उससे क्या होगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होगी कि अमेरिका में खुद मैन्युफैक्चरिंग होगी, और उसका फायदा कनाडा को भी मिलने वाला है। क्योंकि मैं खुद कनाडा में 1.5 साल रह चुका हूँ। अमेरिका में जब मैन्युफैक्चरिंग तेज होती है उसका फायदा कनाडा को अवश्य मिलता है। और ये अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही पन्ने के कट्टे बट्टे हैं।
क्योंकि अगर एक को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबकी नीति एक जैसी होती है। जो हमने हरदीप सिंह निज्जर और गुरप्रवंत पन्नू के किस्से में हमने देख लिया है। हमारा एक एजेंट था जो डबल एजेंट हो गया, गुरप्रवंत पन्नू के मर्डर में वहां सीआईए ने पकड़ लिया है, और उसमें खुद हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह का नाम है वो भी उछल गया है। तो ये जो कुछ घटनाएं हुई हाल ही में, ये वो भी हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें खड़ी कर सकती है। लेकिन ट्रम्प साहब आने के बाद वो दिक्कत जो है वो शायद कम इसलिए हो सकती है कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय नरेंद्र भाई और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच थोड़े संबंध गाढ़ है। तो ये जो अभी घटना हुई है वो थोड़े बस्ते में जा सकती है। और मैंने जो पहले अपने निवेदन में कहा कि किस तरह हमें फाइटर जेट्स के इंजन की जरूरत है, उसकी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो ये सब में हमें थोड़ा फायदा होगा। एक सवाल मैं दोनों मेहमानों से जरूर पूछूंगी, आप बात कर ही रहे तो आपसे पहले पूछ लेती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं एक तानाशाह के रूप में देखा जाता है कि वो बहुत रूल करना पसंद करते हैं। क्या अमेरिका को उससे असर होगा और पूरी देश दुनिया को इससे असर होगा अगर वो फिर एक बार अपने, क्योंकि आक्रामक तेवर के नेता हैं। जो बाइडेन बड़े सीधे साधे और शांत किस्म के नेता थे, लेकिन ये फटकेबाजी करने में माहिर हैं और बहुत आक्रामक माने जाते हैं। तो एक तानाशाह के रूप में दुनिया उन्हें देखती है, तो क्या उनके इस रवैये से भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कोई राइट विंग या सख्त नेता आता है और उसके जो डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं जो वो लेना तो देश के हित में चाहता है, लेकिन वो इतने सख्त हो जाते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टियां वहाँ होती है या लोग जो होते हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, ज्यादातर इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको वो बुरी लगने लगती है। ट्रम्प साहब के जो डिसीजन है कि अमेरिकन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, H1 वाले बाहर से जाते हैं, इलीगल वीजा पे वहां जाते हैं, वो जाके लीगल होते हैं, वो जॉब करते हैं, उनकी वजह से वहां के लोकल लोगों की जॉब जाती है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग सामान वहाँ डंप करती है तो वो सीधा सामान वहाँ जाता है, तो वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो वहाँ लोगों को जॉब मिलेगी। हम सबको पता होना चाहिए कि उनके अगले कार्यकाल में जब G20 की बैठक हुई थी तो इसी बात पे जर्मनी है, फ्रांस है, दूसरे जो कंट्रीज है G20 की, उनके साथ ट्रम्प साहब की थोड़ी अनबन इसीलिए हो गई थी। वो पकड़ के बैठ के ले गए थे कि भाई आपके वहां से जो भी सामान अमेरिका में आता है, सस्ता सामान के आता है, उसके ऊपर कुछ रिवायतें दी जाती है ट्रम्प अमेरिकन सरकार द्वारा, वो मैं बंद कर दूंगा और ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में वही चीज का मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ के लोगों को रोजगारी मिले, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो ये ऐसे जो डिसीजन होते हैं वो दूसरों की नजर में तानाशाह के होते हैं, लेकिन जो वहां के लोग होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं, वो तानाशाह उनको तरफ तो नहीं देखते। वो यही देखते कि भाई ये जो डिसीजन है वो हमारे लिए बहुत अच्छे है। तो तानाशाह दुनिया की नजर में ये डिसीजन के हिसाब से तानाशाह लग सकते हैं, लेकिन अमेरिकन जो है वहां के नागरिक है उनके लिए अच्छे हैं। चलिए आशा करते हैं कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद तो कुछ फायदा हो। हिरेन जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सपांड करके सर आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या भारत की नीतियों पर भी हमेशा सवाल उठाते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? भारत की बहुत सारी नीतियां को उन्होंने पसंद नहीं किया है। क्या भारत की नीतियों पर फिर एक बार जो सवाल उठेंगे वो रहेंगे, या भारत की और दोस्ती का हाथ मजबूती के साथ बढ़ाएंगे और भारत को इसका फायदा होगा? क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, जैसे कहा नौकरी करते हैं, वैसे कहीं ना कहीं अमेरिकन जो है वो बहुत ज्यादा भारतीयों का वहां जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या इस नीति में कोई फायदा होगा, कोई बदलाव होगा भारतीयों पर, वहां रहने वाले और वहां अब जो जाना चाहते हैं, क्या उन पर कोई असर होगा? देखिए मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जो आप कह रही हैं उस तरह की अगर इम्प्रेशन है तो वो इम्प्रेशन गलत भी है, क्योंकि मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं इसी 9 अक्टूबर को, यानी अभी 25 दिन पहले ही अमेरिका से आया हूँ और 30 दिन वहां रहा था, और मैंने ये पाया है कि वहां की इकोनॉमी में, वहां आईटी क्षेत्र में देखे, अगर वहां के बिजनेस में देखे, जैसे कि गैस स्टेशन हो गए, सुपरमार्केट हो गए, मोटेल्स, होटल्स, बहुत सारी इंडस्ट्री में जहां भी आप जाएंगे आपको भारतीय मिलेंगे और खास करके गुजराती मिलेंगे। वो स्थिति में अमेरिका की जो स्पाइन है, वो इकोनॉमिक स्पाइन कहा जाता है इंडियंस को। इंडियंस ने वहां इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत काम किया है। आज बहुत सालों से लोग वहां रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं। तो जो बेसिक इंडियंस है, वो इंडियंस को वेलकम किया जाता है और उनको
यहाँ बुलाया जाता है। जब उनको जॉब मिलती है तो उनको अमेरिका की सरकार की मोहर लगी होती है, तभी उनको जॉब मिलती है। अगर कोई बिज़नेस करना है या फिर आपका कोई भी स्किल हो, तो सर्टिफ़िकेशन आपको अमेरिका का ही चाहिए। तो वो सब जी। तभी मिलेगा जब अमेरिका आपको वेलकम करेगा, रेड कारपेट देगा। तो स्थिति हुँ, बिल्कुल ऐसी नहीं है, कहीं कोई इंप्रेशन अगर विरोध पक्ष बना रहा है तो पता नहीं है, उसका हमारा विषय भी नहीं है। यहाँ हुँ, वो विरोध पक्ष और पक्ष वाली बात भी नहीं है। लेकिन एक जी। बात मैं खास कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात करें, तो उन्होंने हुँ, जिस तरह से भारत में जब आए थे, अभी हमने हमारी चर्चा के शुरुआत में बात की थी कि जिस तरह से आप ही कह रही थी कि जब वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब यहाँ गुजरात में आए थे, अहमदाबाद है, उनका स्वागत हुआ था। जिस तरह से मोदी साहब वहाँ गए थे, हाउडी मोदी जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, तो वो जी। दोनों देशों की एकता भी दिखाता है। दोनों देशों हुँ, के एक साथ के संबंध जो है, वो इकोनॉमिकल हो, डिफेंस लेवल पे हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो। तो हुँ, विदेशों में भी आज भारत का डंका बज रहा है। उनकी भारत की किसी भी नीति को, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कभी नहीं ऐसा कहा कि ये नीति ठीक नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ नीतियों को अपनाया है। सिर्फ हुँ, अमेरिका की बात नहीं है, पूरे विश्व ने, आज हम देख रहे हैं कि योग दिवस जो मनाया जाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के सजेशन से वो हो रहा है। तो बहुत सारी हुँ, चीजें एडॉप्ट हो रही है, न कि उसका हुँ, विरोध हो रहा है। वो स्थिति में आज भारत, हमें गर्व करना चाहिए कि अमेरिका में भी भारत जो है, भारत का डंका जो है, हमारे भाई-बहन जो है वहाँ रहकर जिस तरह से वो बजा रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और विश्व में आज हम चाइना के साथ आप हमारी सारी बॉर्डरों की बात करें, तो हम सारी बॉर्डर पे जहाँ-जहाँ हमारे पड़ोसी देश है, उनके साथ भी हम जो है वो जिस तरह से डील करते हैं। आज चाइना की बात करें तो चाइना में रिसेंट जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार का, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ट्रेड इकोनॉमी और आज विश्व जो है वो एक सूत्र में बंध के काम कर रहा है। आज का हुँ, भारतीय जो है वो ग्लोबल ह्यूमन आइडेंटिटी बनाकर चल रहा है। इसलिए भारत का स्थान जो है वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि विश्व में अगर किसी ने बुलंद किया हो, तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी सरकार और ये जो उनके सारे जो लोग वहाँ पर बस रहे हैं, उन सारों देशों में अमेरिका के सहित, तो वहाँ उनका नाम जो है वो रोशन हो रहा है। तो हमें उस पर ज़रूर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए गर्व के साथ-साथ हम आशा करते हैं कि भारत को विदेशी नीतियों के साथ विदेश के नेताओं के साथ जो संबंध है उसका फ़ायदा मिले और राष्ट्रपति के रूप में अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है अमेरिका में और किस तरह डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार अपनी रणनीति बनाते हैं, कैसे देश दुनिया पर राज करते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़े रहना है। रोज़ रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात मयूरिका के साथ आप देख पाएँगे और उसमें देश दुनिया के मुद्दों को हम चर्चा में लाएँगे और ये सारे मुद्दे ऐसे होंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर किसी नागरिक के लिए जानना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर चौबीसों घंटे वीएनएम टीवी को लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।